नमस्कार। जब प्रकृति अपने स्वरूप को बदलती है तो उसका प्रभाव हमारे शरीर और मन पर भी उतना ही गहरा पड़ता है। आयुर्वेद के महान आचार्य वाग्भट अपने ग्रंथ अष्टांग हृदयम में यही समझाते हैं कि हर ऋतु के अनुसार जीवनचर्या को ढालना ही स्वास्थ्य का मूल आधार है। ग्रीष्म ऋतु एक ऐसा समय जब सूर्य की तीव्रता धीरे धीरे शरीर की ऊर्जा को क्षीण करने लगती है। इस ऋतु में की गई छोटी छोटी गलतियां भी दिन भर की थकान, अशांति और कमजोरी का कारण बन सकती हैं। आज की इस प्रस्तुति में हम जानेंगे कि ग्रीष्म ऋतु की सुबह में कौन सी ऐसी 6 आवश्यक आदतें अपनानी चाहिए जो शरीर को संतुलित रखें और पूरे दिन को सहज बना दें। और यदि इन आदतों को समझकर अपनाया जाए तो न केवल दिन बल्कि पूरी गर्मी एक संतुलित और स्वस्थ अनुभव बन सकती है। तो आइए वाग्भट की दृष्टि से ग्रीष्म ऋतु की इन 6 महत्वपूर्ण आदतों को विस्तार से समझते हैं। तो चलिए इस विषय को थोड़ा और खोलते हैं। मुझे लगता है कि गर्मियों में अक्सर हम जो ऊर्जा की कमी महसूस करते हैं ना, वो सिर्फ बाहर की धूप की वजह से नहीं होती। हम जो अपनी दिनचर्या में करते हैं शायद वो भी हमें थकाता है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और यहीं पर हमारी आज की ये जो गहरी चर्चा है उसका मुख्य उद्देश्य भी यही है। मतलब हम यहाँ किसी बहुत जटिल विज्ञान या कोई मुश्किल मेडिकल टर्म्स की बात नहीं करने वाले। बात सिर्फ इतनी है कि प्रकृति के साथ तालमेल कैसे बिठाया जाए। आयुर्वेद जो है वो केवल बीमार होने पर जड़ी बूटियां खाने का नाम नहीं है। ये तो क्या और क्यों का विज्ञान है। हाँ, मतलब प्रिवेंशन पर ज्यादा जोर है। एकदम। ये समझना कि जैसे जैसे मौसम बदलता है हमारे भीतर का जो तापमान है, जिसे हम पित्त कहते हैं, वो कैसे बढ़ता है और उसे संतुलित कैसे रखना है। तो इसी संतुलन की जो शुरुआत है वो जाहिर सी बात है सुबह आंख खुलने के साथ ही होगी। जो पहला नियम मैंने अक्सर सुना है वो है सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटे पहले उठना, जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। पर आज के समय में जब लोग देर तक काम करते हैं तो इतना जल्दी उठना तो बड़ा मुश्किल लगता है। हाँ, मुश्किल तो लगता है, लेकिन इसके पीछे का विज्ञान समझेंगे तो शायद नजरिया बदल जाए। देखिए, ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है उस वक्त रात की शीतलता वातावरण में मौजूद होती है। हवा में एक प्राकृतिक ठंडक होती है। अच्छा, तो इसका सीधा असर हमारे शरीर पे पड़ता है। बिल्कुल। अगर हम इस बेला में उठते हैं तो हमारी चेतना बड़ी स्थिर रहती है। हमारा शरीर उस ठंडे वातावरण के साथ खुद को सिंक कर लेता है। लेकिन अगर आप देर से उठ रहे हैं, मान लीजिए 8 या 9 बजे, तब तक सूर्य ऊपर आ चुका होता है और गर्मी भी बढ़ चुकी होती है। सही कहा। और वो बढ़ता हुआ तापमान हमारी ऊर्जा को सोखना शुरू कर देता है। मतलब आप अपने दिन की शुरुआत ही घटती हुई ऊर्जा और बढ़ते हुए तापमान के साथ कर रहे हैं। तो ये तो ऐसा हुआ ना जैसे गर्मियों में प्रकृति हमें ठंडी हवा का एक लिमिटेड टाइम ऑफर दे रही है। जो जल्दी उठ गया उसने उस साफ और ठंडी हवा का फायदा उठा लिया, और जो लेट उठा उसके लिए तो ऑफर खत्म। बहुत ही बढ़िया उदाहरण दिया आपने। ये केवल समय की बात नहीं है, बल्कि शरीर के तापमान को बाहर के माहौल के अनुकूल बनाने की पूरी प्रक्रिया है। चलिए, बाहर की ठंडी हवा तो हमें मिल गई सुबह उठकर, लेकिन रात भर सोने के बाद शरीर के भीतर जो एक गर्मी सी महसूस होती है, गला सूखा रहता है, उसका क्या? गर्मियों में तो ये दाह या आंतरिक जलन बहुत स्वाभाविक है। और यहीं पर हमारा दूसरा नियम आता है, जल का सही उपयोग। ग्रीष्म ऋतु में शरीर का सबसे बड़ा शत्रु ये दाह ही है। सुबह उठकर सबसे पहले तांबे या मिट्टी के बर्तन का शीतल और हल्का जल पीना चाहिए। अच्छा, 1 मिनट, यहाँ एक बहुत ही रोचक बात सामने आती है। गर्मियों में तो अक्सर लोग सुबह उठते ही या बाहर से आते ही सीधे फ्रिज का एकदम बर्फीला पानी पीना पसंद करते हैं। उन्हें लगता है कि इससे शरीर तुरंत ठंडा हो जाएगा। हाँ, और यही सबसे बड़ी गलती है। देखिए, प्राकृतिक शीतलता और जो फ्रिज की कृत्रिम ठंडक है, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। जब आप बर्फ का पानी पीते हैं तो वो शरीर को तुरंत एक झटका देता है, एक तरह का शॉक, जिसे हम थर्मल शॉक कह सकते हैं। हमारे पेट में एक पाचन अग्नि होती है। बर्फ का पानी उस अग्नि को एकदम से बुझा देता है। शरीर को वो ठंडा पानी अपने सामान्य तापमान तक लाने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। ओह, मतलब हम खुद को ठंडा करने के चक्कर में शरीर को और ज्यादा थका रहे हैं। बिल्कुल। जबकि घड़े का जो पानी है वो प्राकृतिक रूप से ठंडा होता है। वो शरीर के तापमान के साथ बड़ी आसानी से सामंजस्य बिठा लेता है। इससे पित्त भी शांत होता है और पाचन भी धीरे धीरे जाग जाता है बिना किसी झटके के। ये तो बहुत ही तार्किक बात है। शरीर को भीतर से साफ और ठंडा कर लिया हमने, लेकिन गर्मियों में जो तेज धूप और गर्म हवा होती है वो शरीर के बाहरी हिस्से को, हमारी त्वचा को बहुत रूखा बना देती है। तो बाहरी पोषण का क्या? उसके लिए तीसरा महत्वपूर्ण नियम है अभ्यंग,
यानी तेल की मालिश। गर्मियों में सूर्य हमारे शरीर की नमी को तेजी से सोख लेता है। इससे शरीर में वात दोष बढ़ जाता है, मतलब रूखापन बढ़ जाता है। तो क्या हमें रोज मालिश करनी चाहिए? जी हाँ, प्रतिदिन। और गर्मियों के लिए विशेष रूप से नारियल तेल का उपयोग करना चाहिए। नारियल तेल ही क्यों? क्योंकि नारियल तेल की तासीर बहुत शीतल होती है। ये उस वात को, उस रूखेपन को खत्म करता है और आंतरिक ऊष्मा को संतुलित करता है। मालिश बहुत ही धीमी गति से हृदय की दिशा में करनी चाहिए, कम से कम 5 से 10 मिनट तक। तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी सूखे पौधे को चिलचिलाती धूप में रखने से पहले उसकी मिट्टी में गहराई तक पानी दे देना, ताकि वो अंदर से नमी बनाए रखे और धूप उसे नुकसान ना पहुंचा सके। एकदम सटीक बात कही आपने। और देखिए, ये मालिश केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं है। जब आप धीमी गति से मालिश करते हैं तो ये एक तरह का ध्यान बन जाता है। ये मन और शरीर दोनों को एक स्थिरता देता है। हाँ, ये तो बहुत ही सुकून देने वाली प्रक्रिया लग रही है। अब जब मांसपेशियां तेल से पोषित हो गईं, लचीली हो गईं, तो शरीर काम करने के लिए, गति के लिए तैयार हो जाता है। तो क्या अब व्यायाम का समय है? हाँ, लेकिन गर्मियों में व्यायाम के नियम पूरी तरह बदल जाते हैं। ये हमारा चौथा बिंदु है, ऊर्जा का संरक्षण। सबसे अधिक अनदेखी इसी बात की जाती है। व्यायाम हमेशा अपनी आधी शक्ति से करना चाहिए, जिसे आयुर्वेद में बलास्यार्धेन कहा गया है। आधी शक्ति से? पर हमेशा तो यही कहा जाता है कि जब तक पसीना न बहे तब तक व्यायाम का क्या फायदा? तो क्या इसका मतलब है कि गर्मियों में हमें अपनी फिटनेस दिनचर्या एकदम धीमी कर देनी चाहिए? जी बिल्कुल, धीमी कर देनी चाहिए। समझिए कि गर्मियों में शरीर पहले ही मौसम की गर्मी से लड़ते हुए अपनी बहुत ऊर्जा खो रहा होता है। अगर आप भारी कसरत करेंगे तो बहुत ज्यादा पसीना बहेगा, थकान होगी और पित्त भड़क जाएगा। तो मतलब हम अनजाने में अपने ही शरीर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सही कहा। अगर भारी कसरत करके पूरे दिन आपको सुस्ती रहे, काम में मन न लगे, तो वो स्वास्थ्य नहीं है, वो असंयम है। हाँ, वो तो फिर फिटनेस के नाम पर खुद को सजा देने वाली बात हो गई। एकदम। ऊर्जा का संरक्षण गर्मियों में सबसे महत्वपूर्ण है। ये कोई पीछे हटना नहीं है, बल्कि समझदारी से अपनी ऊर्जा का निवेश करना है। भारी वजन उठाने या बहुत तेज दौड़ने की बजाय हल्के योग अभ्यास, प्राणायाम और धीमी सैर इस मौसम के लिए सबसे उत्तम है। ये काफी नया नजरिया है। चलिए, हल्के व्यायाम के बाद जब शरीर थोड़ा गर्म हो जाता है तो उसे वापस सामान्य करने की भी जरूरत होती है। तो नहाने का क्या तरीका होना चाहिए? 5वां नियम इसी बारे में है, शरीर का रीसेट, यानी शीतल जल से स्नान। गर्मियों में स्नान केवल धूल पसीना साफ करना नहीं है, ये पूरी एक चिकित्सा है। अच्छा, चिकित्सा कैसे? क्योंकि यह शरीर की बढ़ी हुई गर्मी को शांत करता है और रोम छिद्रों को खोलता है। विशेष रूप से नहाते समय सबसे पहले सिर पर ठंडा या सामान्य पानी डालना चाहिए। इससे मस्तिष्क की गर्मी तुरंत कम होती है। पर यहाँ मैं एक बात जोड़ना चाहूंगी, व्यायाम के तुरंत बाद तो सीधे शॉवर के नीचे नहीं जाना चाहिए ना? पहले शरीर को सामान्य तापमान पर आने देना चाहिए। बहुत ही जरूरी सावधानी याद दिलाई आपने। बिल्कुल, अचानक तापमान बदलना यानी पसीने में एकदम से ठंडा पानी डाल लेना शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। पहले पसीना सूखने दें और उसके बाद आराम से सिर से नहाएं। हाँ, ये स्नान एक प्रकार से शरीर को रीसेट करने की प्रक्रिया है। ये आंखों की रोशनी की भी रक्षा करता है और मन में एक गजब की ताजगी और प्रसन्नता भर देता है। वाह, तो अब शरीर पूरी तरह से शुद्ध है, शांत है और दिन के लिए तैयार है। अब मुझे लगता है समय है उस नींव को रखने का जो पूरे दिन ऊर्जा बनाए रखेगी, मतलब सुबह का नाश्ता। बिल्कुल, और ये हमारा छठा और आखिरी महत्वपूर्ण नियम है। सुबह का जो पहला भोजन है वो लघु, मधुर और शीतल होना चाहिए। लघु और मधुर, थोड़ा इसे समझाएंगे? लघु का अर्थ है जो आसानी से पच जाए, पेट को ज्यादा मेहनत न करनी पड़े। मधुर का मतलब चीनी वाला मीठा नहीं, बल्कि वो प्राकृतिक मीठा रस जो पित्त को भड़काए नहीं बल्कि उसे शांत करे। और शीतल मतलब जो अंदर से ठंडक दे। तो मतलब तीखे, खट्टे या बहुत भारी भोजन से बचना चाहिए? पूरी तरह से, क्योंकि ये सब चीजें पित्त को एकदम प्रज्वलित कर देती हैं। अगर मैं इसे हमारे आधुनिक और पारंपरिक भारतीय खानपान से जोड़कर देखूं, तो सुबह के समय हमें ऐसे आहार चुनने हैं जो शरीर को शांत रखें, जैसे ठंडे दूध का सेवन हो गया, या फिर हमारे घरों में जो छाछ बनती है, सत्तू का शरबत होता है। हाँ, सत्तू तो गर्मियों के लिए अमृत के समान है। बिल्कुल, और फलों में जैसे तरबूज या केले का सेवन शरीर को कितनी राहत देता है। ताज़ा नारियल पानी भी बहुत अच्छा विकल्प है। एकदम सही। ये सभी आहार लघु और शीतल की श्रेणी में आते हैं।
सत्तू, छाछ, दूध, मिश्री, आंवला, ये सब चीजें पेट में जाकर एक कूलिंग ब्लैंकेट यानी एक ठंडी चादर की तरह काम करती हैं। यह कूलिंग ब्लैंकेट वाला विचार बहुत अच्छा है। हाँ, जब हम हल्का और ठंडा आहार लेते हैं ना, तो हमारे पाचन तंत्र को उसे पचाने के लिए कोई अतिरिक्त मेहनत नहीं करनी पड़ती, ऊर्जा बचती है। और जब पेट शांत रहता है तो मन भी पूरे दिन शांत और स्थिर रहता है, चिड़चिड़ापन नहीं होता। ये तो बहुत ही शानदार बात है। अगर हम इन 6 नियमों को देखें, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, घड़े का शीतल जल, नारियल तेल से अभ्यंग, हल्का व्यायाम, शीतल जल से स्नान और लघु आहार, तो ये सब आपस में कितनी गहराई से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। इस पूरी चर्चा का जो मूल अर्थ है वो यही है कि आयुर्वेद कोई बहुत मुश्किल गणित नहीं है। ये तो बस प्रकृति की लय के साथ बहने की एक कला है। इसी विचार के साथ हम अत्यंत विनम्रतापूर्वक आप सभी के उत्तम और मंगलमय स्वास्थ्य की कामना करते हैं। पुरातन पुस्तक के इस गहन अध्ययन और विस्तृत चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हम शीघ्र ही एक नए, रोचक और ज्ञानवर्धक विषय के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक अपनी आंतरिक अग्नि का ध्यान रखें और स्वस्थ रहें। नमस्कार।